नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा की, जिन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। मिथिलांचल के दौरे पर आए भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्यारा देश अप्रत्याशित संकट के दौर से गुजर रहा है। देश के ऊपर आर्थिक और राजनीतिक आपातकाल थोप दिया गया है। कश्मीर को जहां अस्थायी कर्फ्यू के हवाले कर दिया गया है, वहीं पूरे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। देश के जाने माने बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनीतिक विरोधियों को दमित करने की तानाशाही 75 के आपातकाल को पीछे छोड़ चुकी है। देश के मौजूदा हिटलरी शासन के सनकी भरे फैसले और सामाजिक असुरक्षा ने अर्थव्यवस्था को ICU में पहुंचा दिया है। नीति आयोग, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उसके उपाध्यक्ष के बयान ने पूरे देश को डरा दिया है। उन्होंने कहा कि बाजार में जैसी सुस्ती आई है, वैसा पिछले 70 साल में नहीं देखा गया था। बड़े कॉरपोरेट पूंजीपति घरानों के पास बैंकों के लाखों करोड़ों रुपए वसूलने के बदले जबरदस्ती रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपया रिजर्व खाते से ले लिया गया है। यह रिजर्व बैंक की स्वायत्तता पर हमला है। हिंदुस्तान में आर्थिक और राजनीतिक आपातकाल के बतौर जाना जाने लगा है। संपूर्ण देश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारी तबाही मची हुई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने खुद ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि बाजार में जो सुस्ती का माहौल है, पिछले 70 सालों में नहीं आया था। बेरोजगारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और उत्पादन की सारी इकाइयां ठप होती जा रही हैं। और उसको ठीक करने के बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक का जो रिजर्व है, उस पर जबरदस्ती करके 1,76,000 करोड़ रुपए उन्होंने ले लिया है, जिसको लेकर के रिजर्व बैंक के कई पूर्व गवर्नर लोगों ने, कई अर्थशास्त्रियों ने इस बात का मजबूती से ऐलान किया है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर, RBI की रेटिंग, पूरी दुनिया में क्रेडिट कमजोर होगी और इससे पूरी दुनिया में भारत का जो बाजार है, भारत का जो पहचान है, वो कमजोर होगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोंटा जा रहा है और देश की जनता को डराया धमकाया जा रहा है कि तुम सत्य मत बोलो, सत्य के पक्ष में नहीं खड़ा हो। सत्यमेव जयते के देश में सत्य पर पहरा बिठा दिया गया है और हमारे देश का ही हिस्सा कश्मीर है, उस कश्मीर को अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के हवाले कर दिया गया है। दवा के लिए, पानी के लिए, दूध के लिए बच्चे वहाँ तरस रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये तस्वीर जब दुनिया के सामने आ रही है, भारत के पत्रकार मेहनत करके, परिश्रम करके, तमाम तरह के बंदिशों को झेलते हुए ये तस्वीर जब सामने लाते हैं, तो उन लोगों पर सरकार कार्रवाई कर रही है और उन लोगों के खिलाफ सरकार निंदा अभियान चला रही है। तो ये जो पूरे देश पर अघोषित आपातकाल की स्थिति है, ये देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत ही घातक है। और हम आपके माध्यम से, इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से इस बात को कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की जनता इस तानाशाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ था और इंदिरा गांधी की तानाशाही ध्वस्त हुई थी, उसी तरह से मोदी जी की जो तानाशाही है, वो तानाशाही भी अंत होगा। और लोहिया जी हमको आज और भी मजबूती से याद आते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करता। और इसलिए पूरे देश में एक बार फिर से एक माहौल बन रहा है और नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाई है, लोकतंत्र और संविधान विरोधी कार्रवाई है, इसके खिलाफ लोग मोर्चा ले रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर के एक सत्र का समापन हुआ, जिसमें सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं को प्रमाण पत्र सौंपा गया। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सेंट्रल बैंक के स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यालय में आज
सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी छात्राओं के बीच सर्टिफिकेट वितरण किया गया। इस मौके पर एलडीएम और इस संस्थान के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सिलाई कढ़ाई प्राप्त करने वाली छात्राओं को एक छोटी सी परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र सौंपा गया। यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था है और इस प्रशिक्षण शिविर में कई तरह के लोग शामिल होते हैं। ऐसा प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद फिर नए कपड़े से सिलाई करते हैं, फिर डिफरेंट नाप के हिसाब से बनाते हैं, जैसा पैमाइश इनको दिया जाता है उसके लिए इनको प्रैक्टिस करवाते हैं। कुछ सिमुलेशन गेम्स भी करवाते हैं ताकि एक उद्यमी का गुण इनमें आए और ये अपना कारोबार शुरू कर सकें। और जो बिजनेस की ऊंचाई नीचाई है, लाभ हानि है, रिस्क फैक्टर है और जो उसमें इनहेरेंट जो थ्रेट्स हैं उसके लिए इनको मेंटली तैयार किया जाता है। इन्होंने जितना सीखा है उस सबका एक नमूना हमारे पास ये रहता है यहाँ, और एक सिलेबस है जो नेसर के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, और बढ़िया है। हैंड स्टिच, पीको है, कच्ची सिलाई है, बगिया है, टुकड़ी है, टाइट बटन, ये सारी चीज़ है। इसके बाद से पेटीकोट है, पेटीकोट कैसे यूनिफॉर्म आता है, नाइट सूट आता है, नाइट गाउन आता है, ब्लाउज, पेटीकोट, स्कूल यूनिफॉर्म लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, स्कर्ट, गाइस, ये सब है। ब्लाउज में भी डिफरेंस है। क्या क्या सीखी हो और कितने दिन का ये कोर्स था, अब क्या करोगी? ये कोर्स 30 दिन का था और हम बहुत सारा चीज़ सीखे। हमको यहाँ तक सुई पकड़ने भी नहीं आता था और कोई सिलाई भी नहीं आती थी हमको। धीरे धीरे फिर मैडम ने सारा चीज़ बताया और सारा चीज़ आ गया है। अब धीरे धीरे और कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमाने का कोशिश करेंगे और बुटीक भी खोल पाएंगे और बहुत बड़े मार्केट लेवल पे बिजनेस भी करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद क्या प्लान है? घर में बैठना है या फिर अपना कोई एस्टेब्लिशमेंट करना है, बुटीक खोलना है? हाँ, क्या करना है? और उसमें परिवार से कितनी मदद और कितनी परेशानियाँ मिलेंगी? हम यहाँ से निकलने के बाद पहले घर पे थोड़ा सा अपने आप का वेट मजबूत कर लेंगे, उसके बाद फिर हमें किसी की हेल्प चाहिए वो हेल्प लेंगे और फिर बहुत बड़े इस पे बुटीक खोलेंगे। परिवार से सहयोग मिलेगा इसके लिए? हाँ मिलेगा, परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। क्या क्या कठिनाई हुई सिखाने में? सिखाने में तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे जिस लड़कियों को सुई धागा तक पकड़ने नहीं आता था उनको परेशानी हुई, कैंची पकड़ना। पहले तो हमने पेपर पे कटिंग करवाया, बोर्ड पे हमने सारा थ्योरी प्रैक्टिकल सारा चीज़ बोर्ड पे कराने के बाद हमने पेपर कटिंग कराया। फिर उसके बाद कपड़ा, पुराने कपड़े पे कटिंग करवा करके उसको फिर नए कपड़े पे छोटा छोटा बनवाया। फिर उसके बाद से बड़ा नाप, स्टेज बाय स्टेज 3 नाप होता है, अनुमानित 3 नाप होते हैं, उसी हिसाब से हमने इन लोगों को बताया है। और जो परेशानी हुई है तो कठिनाई तो होती ही है, शुरू में सब लड़कियां नहीं हैं, मतलब इसमें से मुश्किल से 5-6 लड़कियां जो सिलाई के बारे में अनुभव था, पूरी तरह से आता नहीं था, तो उसको हमने परफेक्ट टाइप से हमने जो लोग बताया है, सारा चीज़ कराया है। तो उसके लिए हमने एक आवेदन, जैसे इसको पेटीकोट हुआ, हाथ की स्टिचिंग हुई, हाथ से ही सब सिलवाया। उसके बाद से फिर हमने मशीन पे बैठाया, मशीन के ज़रिए इन लोग को काम करवाया। और नाइट सूट हुआ, नाइटी हुआ, नाइट गाउन हुआ, ये सब भी सिखाया हमने। स्कूल यूनिफॉर्म हुआ गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। फिर उसके बाद हमने ब्लाउज़ विभिन्न प्रकार के जितने भी तरह के ब्लाउज़ हैं, हाई नेक ब्लाउज़ है, क्रॉस कटिंग है, बैक बटन है, हाई नेक है, ये सब साधारण है, सिंपल है, डबल कोरी है, सिंगल कोरी है, ये सब तरह का ब्लाउज़ हमने बताया है। सूट है, सूट भी विभिन्न प्रकार के हैं जो हमने इन लोगों को बताया है। जी, आपके यहाँ आज सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण का समापन समारोह है। कितने बच्चियों ने इसमें भाग लिया और आगे इनका भविष्य आपको कैसा दिखता है? सर हमारे यहाँ 30 बच्चियों का मैंने प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण लेने का तदुपरांत ये लोग सफल होकर अब अपने आगे वाले जो कामकाज उसको करेंगे। इन लोगों ने ड्रेस डिजाइनिंग का प्रशिक्षण लिया, क्योंकि आपने भी देखा होगा सर कि जो विधाएँ हैं उसमें सूट बनाना, सलवार बनाना, पेटीकोट, ब्लाउज जो भी है वो सारे इन लोगों ने बनाया भी है। और बनाने के बाद ये लोग अपना स्वरोजगार करें उसके लिए हम लोग
बैंक से भी इन लोगों को आर्थिक मदद दिलवाएंगे ताकि वो लोग अपना बिजनेस भी अपने तरीके से करें, ताकि इनको भविष्य में किसी के सामने मोहताज ना होना पड़े। और हम इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि ये जिले का एकमात्र स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण संस्थान है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदत्त है और इसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय करती है। ड्रेस डिजाइनिंग का ट्रेनिंग है, 30 दिनों का ट्रेनिंग है जो निःशुल्क इन बच्चों को दिया गया है। ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और ये पूरा बैच ही माइनॉरिटी कम्युनिटी का है। जो मैडम ने ट्रेनिंग दिया है वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही आती हैं। शायदा इकरार फातिमा है उनका नाम। और ये संजोग है कि अभी हमारे बीच हमारे जिला के अग्नि प्रबंधक श्री अजय कुमार जी भी आए हुए हैं, जो सभी बैंकों से समन्वय स्थापित करते हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों को जो वित्त पोषण की ज़रूरत दरकार जिसको जितना है वो हो जाए। इसके लिए जो बच्चे को हम ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग के दौरान ही उसे हम उद्यमता के और भी गुण सिखाते हैं। बहुत सारे सिमुलेशन गेम्स हैं, उसका भी हम सहारा लेते हैं ताकि उन्हें हम प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें पूरा इक्विप करते हैं कि बिजनेस में आने वाली किसी भी कठिनाइयों के लिए वो शस्त्रादपी शरादपी जो सिद्धांत है वो दोनों तरीके से तैयार रहते हैं। उनको हम कठिन परिश्रम करवाते हैं और डेली जो वो पाठ पढ़ाते हैं उसको अगले दिन फिर रिवीजन करवाते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस है हमारे पास, उसको हम मिल्ली बोलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन लर्न यस्टरडे। कल जो सीखा वो आज फिर आके हमारे सामने में उसको सबमिट करते हैं, आपस में शेयर करते हैं ताकि वो पुनरावृत्ति होती रहती है। फिर उसके बाद नीड बेस इनका देखा जाएगा कि कैसा इनका जो है आगे बिजनेस पनपता है, उसके आधार पर फिर लोन दिया जाएगा। आमतौर पर सर देखा जाता है जो बता देना तो आसान होता है जो आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगी, जी जी, लेकिन उस लोन को प्राप्त करने में चप्पल घिस जाते हैं। नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये तो अपना माइंड सेट है कि घिस जाता है। जो बैंक का भी जो आप लोन चाहते हैं तो उनका भी नीड होता है पेपर का। वो पेपर अगर नहीं देंगे एक बार पूरा, अब जैसे पूरा भरा नहीं रहेगा, पूरा उसका जो और भी चाहिए KYC और ये सब नहीं होगा तो उसमें कंप्लीशन नहीं होता। ट्रेनिंग होना चाहिए। वो तो नियम है, टर्न अराउंड टाइम है हमारा कि अगर पूरा फॉर्म भर के और दे देंगे और वो सारा प्रक्रिया अपनाया जाएगा तो उसका है कि 1 सप्ताह में उनको लोन दे देना है। ऐसा नहीं है कि उनको अगर 3 सप्ताह 4 सप्ताह या 1 साल जो आप कह रहे हैं कि जूता घिसवा रहे हैं तो उन्हीं का कमी रहा होगा, वो पूरा फॉर्म भरते नहीं होंगे और जो रिक्वायरमेंट बैंक का रहता है वो नहीं देते होंगे। इससे पहले के बैच में कुछ बच्चों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली और उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, लोन के लिए भी काफ़ी कुछ किया लेकिन नहीं मिला। आज वो अपना चला रही हैं, बुटीक चला रही हैं। मैंने कई जगह जाकर देखा है, यहाँ से जाने के बाद वो खुद के पैसे से जैसे भी हुआ बुटीक चला रही हैं, लेकिन बैंक से उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। नहीं वैसा तो हमारे नॉलेज में अभी तक आज जो आप बोल रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा कोई मिला नहीं। हम तो जब भी यहाँ आए हैं और बोले हैं कि जो भी है यहाँ पे शौक से है वो अलग बात है। जो अगर प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं इसको तो उनके लिए हम लोग बैंक सेटलमेंट में जो है और हो रहा है, अच्छा हुआ है यहाँ का। हम लोग का ऐसे ही नहीं A ग्रेड मिला हुआ है। काम अच्छा अगर हुआ नहीं हुआ तो फिर हमारा RCT को A ग्रेड मिला कैसे? अच्छा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देंगे जो रिक्वायरमेंट रहेगा तो कैसे होगा। आप एक बार फॉर्म दिए उसके बाद निकल गए, फिर फॉर्म के लिए फिर 1 महीना के बाद जाएंगे तो वैसे कैसे होगा। और डिफरेंट फोरम है, ऐसा नहीं है ना, अगर लोन नहीं हुआ तो डिफरेंट फोरम भी तो है ना, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि ब्रांच मैनेजर नहीं देगा तो कोई राजा जैसा बैठा है और नहीं होगा। उससे ऊपर वाला ऑफिस भी है, वहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए उनको। और उसके बाद है और नहीं है तो बहुत सारा है बैंकों का, बैंक जो RBI है वहाँ पे तक भी ये बात जा सकती है। वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि लोन लोग नहीं दे रहे हैं और नहीं हो रहा है। मैंने आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या जरूरी है? आत्मनिर्भर होने के लिए तो जैसे इनका तो पहले है कि ये काम करेंगे, ये तो जरूरी है। मन में जो इनका विश्वास हो कि जो काम हम कर रहे हैं, जो उठा रहे हैं वो अच्छा काम है और करें हम इसको, तभी तो आत्मविश्वास आएगा। और उसके बाद जो है जब काम करने लगेंगे तो उनको मन लगेगा, फिर मन लगेगा तो फिर आगे बढ़ेगा, उसमें फिर इनका आइडिया आएगा। बिजनेस डेवलप तो इसी तरह से होता है, आइडिया डेवलपमेंट। जलवार पंचायत के 16 व्यक्ति पिछले 3 दिन से विभिन्न मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जलवार पंचायत के 16 लोग विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन पर पिछले 3 दिन से बैठे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करने के लिए प्रशासनिक तौर पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। CO 2 बार यहां पहुंचे लेकिन
सिर्फ देखकर वापस चले गए। इन लोगों का आरोप है जो जलवाड़ पंचायत में काफी अनियमितता है, जिस पर प्रशासन से जांच की मांग की जा रही है। सर, हमारी पंचायत में सैकड़ों लोगों का फर्जी खाता खोलकर सरकारी राशि का गबन किया गया और उन लाभुकों को आज तक किसी तरह का कोई सरकारी योजना का फायदा नहीं मिला। जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अनाज से वंचित हैं, उनके नाम से राशन कार्ड इशू है और वो अनाज डीलर बेच रहा है। मुखिया फर्जी खाता खोलकर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, लोहिया स्वच्छता अभियान योजना का पैसा गबन कर रहा है। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए 1 साल 410 दिन हो गए। जिस लोक सेवा अधिकार कानून कहता है 30 दिन में राशन कार्ड देंगे, वो 400 दिन हो गए, अभी तक नहीं मिला। 3 साल से हमारे गांव के 350 लोगों का पेंशन बंद है और वो एकदम गरीब हैं। ये 90% दिव्यांग महिला हैं, इनका कोई संसार में नहीं है और 3.5 साल से इनका पेंशन बंद है। 14 पत्र सामाजिक सुरक्षा कोषांग से वीडियो को चला गया। क्या नाम हुआ आपका? क्या समस्या, किन मांगों को लेकर अनशन पर हैं आप लोग? हमरा सबके राशन कार्ड भेटैया, दाना दैया, ने शौचालय के, ने इंदिरा आवास, किछु नहि। एते 11 आदमी खर्चा एही सबके दुआरे अनशन पर। गाँव जलवा, पंचायत भी जलवा। हाँ, बहादुरपुर बलवा। पंचायत के वार्ड सचिवों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वार्ड सचिवों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से वार्ड सचिवों ने सरकार से मांग की है जो लोगों को नियमित वेतनमान दिया जाए। वैसे नियमित वेतनमान के मुद्दे पर जब हमने सवाल किया जो आखिरकार शिक्षकों को नियमित वेतनमान कोर्ट और सरकार नहीं देना चाहती है तो फिर वार्ड सचिवों को कहां से मिलेगा, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए वार्ड सचिवों के लिए मानदेय की मांग की। हम लोग का मुख्य मांग है वार्ड सचिव का जो हम लोग को अस्थायी किया जाए और वेतनमान लागू किया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग का प्रयास है तो हम लोग हमारी बात सरकार सुने और हम लोग के हक और अधिकार मिले। वेतनमान की मांग शिक्षकों ने की जो सुप्रीम कोर्ट से भी हार कर अब घर बैठ गए हैं, क्या लगता है आप लोगों को मिल पाएगा? शिक्षक लोग का तो वेतन मिल ही रहा है, उसको तो बढ़ाने के लिए मांग रखा है। वेतनमान की मैं बात कर रहा हूँ। वेतनमान हम लोग वेतनमान मानदेय की बात कर रहे हैं। हम लोग को मानदेय कुछ मिले तो हम लोग जिस संघर्ष में निकले हैं, जिस जोश खरोश में निकले हैं, पूरे प्रदेश में 1,15,000 लोग हम लोग हैं तो हम लोग की जायज मांग है और हमारी मांग मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार हैं। हमको नियम के तहत जो है प्रत्येक वार्ड में वार्ड सचिव के पदेन्द्र सचिव बना के रखा है जिसमें मैट्रिक पास सर्टिफिकेट भी की मांग की गया और उसके तहत रखा है। तो हम लोग का जो मांग है वो जायज है और 100% हम लोग लेके रहेंगे। उसके लिए बिहार में पूरे प्रदेश में जितना भी शक्ति लगाना पड़े हमारे युवा नौजवान को हम लोग लगेंगे। क्या नाम? मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है, इनकलाबी नौजवान सभा के दरभंगा जिला के सचिव हैं और हम इस वार्ड सचिवों के जो धरना चल रहा है उस धरना को समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं और इस धरना के माध्यम से हम इस सरकार को बता देना चाह रहे हैं कि नौजवानों से भरा हुआ भारत देश है लेकिन नौजवानों के लिए एक मुकम्मल जो है युवा नीति नहीं है। उस युवा नीति के अभाव के कारण आज बेरोजगार नौजवान जो है वह अपने जीविकोपार्जन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आप देख लीजिए यह जो वार्ड सचिवों का जो संघ है उसमें माने 75% नौजवान ही हैं और वह शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं लेकिन वह उसको सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलने जनक बन जा रहा है जिसके विरोध में आज इनकलाबी नौजवान सभा बेरोजगार नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार देने के सवाल पर, उनके मान सम्मान की रक्षा के सवाल पर, उनका शोषण दोहन बंद करने के सवाल पर और इन जो वार्ड सचिव लोग हैं उनको सम्मानजनक वेतनमान देने के सवाल पर आज उनके लड़ाई के साथ हैं। यह लड़ाई दरभंगा में आज शुरू की गई है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और इस लड़ाई को इनकलाबी नौजवान सभा दरभंगा से लेकर के पटना की सड़कों तक भी लड़ने के लिए यहाँ संकल्प लेती है और हम उनके हर एक लड़ाई में उनके साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? केसरी कुमार यादव, संगठन इनकलाबी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष हैं हम और हम लोगों ने एक वार्ड सचिवों का एक संघ बनाया दरभंगा में जिसमें सारे लोग पहुंचे हैं। वार्ड सचिव का अपना एक डिमांड है कि 2016 में जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ और सरकार का जो एक स्वप्न रूपी एक विकास का सपना था कि पूरा बिहार में नल जल से लेके गली नाली तक का विकास होगा और आप जानते ही हैं, आप लोग भी अवगत हैं कितना विकास धरातल पर हुआ।
लेकिन एक शिक्षित बेरोजगार जो मैट्रिक पास है उसको वार्ड सचिव बनाया गया। लेकिन 2016 से लेकर अभी तक उन वार्ड सचिवों को ना कोई मानदेय है, ना कोई उसके परमानेंट कोई रोजगार का कोई आश्वासन है। झंझारपुर के मीराकुंज स्थित सभागार में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। झंझारपुर आरएस स्थित मीराकुंज परिसर में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजय कुमार टिबरेवाल ने किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जदयू युवा प्रदेश महासचिव अजय नारायण चौधरी ने कहा कि डॉक्टर साहब को कालजयी और समृद्ध समाज का प्रणेता कहते हुए उन्होंने कहा कि मिथिलांचल ही नहीं बल्कि बिहार ने एक राजनेता खोया है जिसकी भरपाई असंभव है। अजय नारायण चौधरी ने कहा कि जिसकी कीर्ति होती है वो सदैव जीवित रहते हैं। प्रोफेसर विशेषानंद मिश्र ने डॉक्टर साहब को याद करते हुए कहा कि बिहार के शिक्षा का सही प्रसार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने ही किया था। एक दिन में विद्यालयों को राजकीयकृत कर दिया था। इस मौका पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। डॉक्टर साहब आजुक नेता जो बिहार के संरचना छे एमे जाति के बहुत प्रधानता छे। तो डॉक्टर साहब के एक सोच छलन कि सामाजिक समरसता केना स्थापित हुए, तो ओहि लेल ओ समाज के निम्न तक तक केना विकास जाए। आज जो चौकीदार के सर पर वो पगड़ी देखे छिए से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्री काल में देल गेल छै। सड़क यातायात व्यवसायी जने छथिन कि जो यातायात नहीं हेतै तो व्यवसाय या अर्थ युग में अर्थ के जो प्रधानता छे अर्थ नहीं हेतै, समाज नहीं जुड़ पेते सही ढंग से। तो सड़क जना नुनू बाबू कहलखिन कि अखनो बहुत गाम में एहन छे जे रोड़ा पाथर देखाई छे तो कहल जाय छे जे जगन्नाथ मिश्र जी के कार्यकाल में छे। डॉक्टर साहब कते बिहार ला चिंतित छलखिन, एकर अखन के बीमार छला तखनो बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक जी के पिछला महीना 26 तारीख के हो एक अंतिम चिट्ठी उनकर लिखल श्याम रजक जी के गले। सुपौल में आजकल अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। रोज लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और उसको रोज हटाया जा रहा है। सुपौल प्रशासन के द्वारा आजकल अतिक्रमण हटाओ अभियान छेड़ा गया है, जिसमें आए दिन लोगों द्वारा लगाए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, जिसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार हम लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही है और हमें हमारी दुकान लगाए जाने पर फाइन किया जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं सदर एसडीओ द्वारा बताया गया कि किसी भी हाल में लोगों को सड़क किनारे दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा। अगर ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसका फाइन काटा जाएगा। शहर में आवागमन बाधा रहित हो, आराम से लोग आए और जाएं, है ना। जिधर पाते हैं उधर लोग गाड़ियाँ ठेला दुकान खोल देते हैं ना, इससे काफ़ी असुविधा हो रही है। घटनाएँ भी, दुर्घटना भी बढ़ रही है ना। उसी के तहत सड़कों के किनारे जितने भी जो इलीगल तरीके से लगाए हैं सबको हटाया जा रहा है। सर स्टेशन रोड और महावीर चौक पे भी अतिक्रमण, हाँ, हम लोग 1 by 1 करके सभी जगह पहुंचेंगे। आज हम लोग का प्लान है गांधी मैदान से लेकर के महावीर चौक तक अतिक्रमण को मुक्त करना। समस्तीपुर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर लगे गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। समस्तीपुर में शराब कारोबार में सफेद पोश का हुआ खुलासा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर लगे गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी संलिप्त पाई गई। अब बिहार के मुखिया लगातार 7 निश्चय योजना को सफल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को अवैध तरीके से पैसे कमाने की आदत लग चुकी है। आदित्य ठाकुर नाम के एक व्यक्ति का ये गाड़ी है जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। इसमें एक पुलिस लिखी गाड़ी भी बरामद की गई है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक रामचंद्र शाह वारिस नगर के गोही के रहने वाले हैं, दूसरा गणेश पासवान सकरा मुजफ्फरपुर निवासी है। डीएसपी ने इस बात की पुष्टि की। पान से जो शराब के उपयोग में लाए जा रहे थे स्कॉर्पियो और 2 बोलेरो और एक मोटरसाइकिल, उन सभी को जब्त किया गया है। साथ ही उसके घर पे छापेमारी की गई तो वहाँ से शराब कारोबारी जो सकरा का रहने वाला है गणेश पासवान, उसकी भी
में जो राजस्थान के कोई जिलाध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी भी बरामद हुई है, पुलिस की वाहन भी जब्त की गई। जो स्थान था श्री रामपुर में खाद गोदाम, उसी कैंपस में से जहाँ पे शराब रखी गई है, गोदाम में छिपा कर रखी गई है, उसी के सामने वाहन लगेंगे थे जिसमें भी शराब था, और उसी वाहन से भी और अन्य गाँव से भी शराब लाने ले जाना किया जा रहा है। वाहन किसकी थी? वो वाहन जो बताया गया गोदाम, वाहन के बारे में सत्यापन कर रहे हैं, और वो जो गोदाम है वो आदित्य ठाकुर के है, जो श्री रामपुर रहने वाले इसके बारे में हम लोग नहीं पा रहे हैं। कुल कितने आदमी गिरफ्तार किए गए हैं? 2 आदमी गिरफ्तार हैं और 4 बड़े वाहन और 1 मोटरसाइकिल बरामद। बिहार में लगभग 5 जिलाधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें 2 नव दंपत्ति हैं जिनको एक समस्तीपुर का प्रभार दिया गया और दूसरे को वैशाली का। बिहार के 2 युवा दंपत्ति आईएएस को पहली बार पोस्टिंग मिली। ये लोग 2 जिलों की कमान संभालेंगे। शशांक शुभंकर को समस्तीपुर और उत्तर सिंह को वैशाली जिले का डीएम बनाया गया है। दोनों पति पत्नी हैं। दोनों को एक साथ डीएम बनाकर अलग अलग जिले की कमान दी गई है। शशांक शुभंकर और उदिता सिंह 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। 16 अप्रैल 2017 को इन दोनों ने शादी कर ली थी। समस्तीपुर में इनोस ने जुलूस निकालकर थाने पर किया प्रदर्शन। समस्तीपुर में इनोस ने जुलूस निकालकर थाने पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। पुलिस के सह और हर एक चौक चौराहों गांव टोला में किए जा रहे शराब की बिक्री से ये लोग काफी खफा हैं। माले जिला सचिव उमेश कुमार आंदोलनकारियों को मुकदमा में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा और अदालत को गुमराह करने वाले मनोज सिंह पर 420 का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की जा रही है। सुपौल में 118 बोतल शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। सुपौल के छातापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 118 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। इसके साथ ही 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है जो गुप्त सूचना के आधार पर एक टोयोटा पियागो गाड़ी की तलाशी के दौरान 118 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी युवक गिरफ्त में आए। शराब कारोबारी SH91 से जदिया की ओर आ रहा था। पुलिस ने पीछा किया और डरिया नहर पुल के समीप गाड़ी की तलाशी ले ली, जिसमें कार की डिक्की से 2 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ। अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। रात्रि गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग की जा रही थी तो एक टाटा टियागो बिना नंबर की जो जदिया थाना की ओर से आ रही थी उसे रोका गया। रोकने पर उसकी तलाशी लगी विधिवत तो 70 पीस 375 ml का इंपीरियल ब्लू शराब, 48 पीस 375 ml का रॉयल स्टैग था और टाटा टियागो ब्लू रंग की गाड़ी है जो बिना नंबर की है। 2 आदमी के साथ सुपौल में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल के छातापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्यापुर में अपने पति और सास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला भरतपुर नृत्य देखने जा रही एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना रविवार देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। इसी दौरान रास्ते में नहर के पुल के समीप पूर्व से घात लगाकर बैठे 4 युवकों ने हथियार के बल पर महिला का अपहरण कर लिया और उसके बाद महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान पति और सास को जमकर पीटकर जख्मी कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपियों ने जाते समय पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए निकल पड़ा। पीड़ित महिला ने बताया कि घटना के बाद वह अपने जख्मी पति और सास को उपचार के लिए PHC प्रतापगंज ले गई। उपचार में रहने के कारण शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना विलम्ब से मंगलवार को पहुंची। महिला ने पुलिस में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं DSP गणपत ठाकुर ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। जो भी आरोपी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेला देख के वेद देखे लावे रहे। अच्छा तो 4 आदमी एकरा पकड़ धकड़ करके ओकरा घर बुला के मारपीट करके एकरा ले गेले उठा के 3-4 घंटा रखलके बाद मैंने पटवा। अच्छा महिला के अच्छा ओकर बाद जो हो हल्ला ओकरा साथ गलत काम भी कलके के चारों आदमी बेरा कलके और सुने छियै को पति का हाथ तात भी तोड़ दलके मार के कपार तोड़ दलके कपार गुदरी उठा दलके अखन सामने में। अच्छा
सुरजापुर से भरतपुर के मेला देखे ले जाए थे और एक भैंसो जैसे औरत के लिट्टी और समोसा के दुकान करे छे ओकर खाए के लेके जाते रहे। बीच में नहर पड़े छे, नहर पर जे गेले पुल पर तो 4 आदमी पुल पर बैठल रहे और चारों आदमी एकरा जैसे से पकड़ के लै गेले ओने और ओकरा पति के मारपीट कर लगे, बहुत बुरी हालत कए देलकै। ओकर बाद एकरा जे छै से ले जाके ओने बलात्कार कर लगे और बलात्कार कए के करीब 2 घंटा बलात्कार रेप कर लगे, गैंग रेप कए के ओठी से तकर बाद एकरा छोड़ देलकै। तो हल्ला गुला जब गेल ऊपर हमरो सबके गेलिए देखलिए तो सही में बलात्कार भेलै। कना भेल रे की कतऽ जा रही है, कना भेल है? मेला जाइत रहिए नाच देखे खाना लेके। के सब जा रहे हैं आपके साथ में? हमर पति रहे, हमर सास रहे। अच्छा फिर तो उ सब एले चारों कता से घेर लेलकै, इसको मुँह इसको मारपीट कलक क्या देलकै, हमरा साथ बलात्कार कर। के सब रहे, चिन्है छी केकरो में से? और 2 आदमी चिन्है छी। के सब रहे 2 आदमी में? इनरदेव राम, पप्पू राम। अच्छा टोटल क्या आदमी रहे? 4 आदमी। अच्छा तो जबरदस्ती रेप केलकै? जबरदस्ती रेप कर। अच्छा ओकर बाद रेप के छोड़ देलकै। अच्छा पति साथ में रहे फिर भी? और साथ में रहे ओकरा मार पीट के बेहोश कए देलकै। पूरा घटना मतलब रास्ता में भेलै है मेला जाए के क्रम में? हां रास्ता में भेलै। पुलिस का आवेदन दिलिए मैं? हां दिलिए, कल के जांच करें। हम जा रहे थे मेला। अच्छा कौन कौन थे साथ में? हम थे, हमारा बीवी था और माई था। अच्छा और उसके बाद गए ना तो चारों तरफ से जगह घेर लिया। कहाँ पे? अच्छा आपको मारा पीटा? ये कपार में जो चोट है उसी में फोड़ा गया क्या? कौन हाथ तोड़ा? अच्छा हाथ भी तोड़ दिया। अच्छा पत्नी के साथ रेप किया, गैंग रेप किया। कितने लोग थे? 4 आदमी। अच्छा पहचानते हैं उसमें किसी को? पहचानते हैं 2 आदमी। कौन सब था? एक पप्पू था और एक इनरदेव था। अच्छा इसकी सूचना पुलिस को दिए? हाँ दिए। क्या बोला पुलिस? पुलिस बोला छानबीन करेंगे हम कल छानबीन करेंगे, आज नहीं करेंगे। और क्या बोला पुलिस? और पुलिस ने बोला वो उसको नहीं बोलना, मीडिया वाले को नहीं बोलने के लिए बोला। कौन थाना में आवेदन दिए हैं? छातापुर थाना में। दरोगा बोला है कि मीडिया वाले को नहीं बताना है। अच्छा गैंग रेप की घटना सामने आ रही सर, क्या कुछ मामला? और परसा बिरबल की एक शादीशुदा औरत है, वो बता रही है कि 25 तारीख की रात में वो मेला देखकर आ रही थी अपने पति और सास के साथ। तो उसके साथ 4 लड़का बलात्कार किया, जिसमें 2 नेम्ड हैं, उसी टोले के रहने वाले हैं, अड़ोस पड़ोस के ही हैं। एक जो आरोपी है जिनका नाम जब्त किया गया उसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। वो घटना प्रथम दृष्टया पूछताछ से सिक्के प्रतीत हो रहा है और जो इसमें जो अननोन 2 आदमी हैं उनका भी पता लगाकर हम लोग उनकी प्रगति दे रहे हैं। मेडिकल के लिए भेजा गया सर? हाँ मेडिकल जांच से तो जारी है, महिला चौकीदार के साथ मेडिकल जांच के लिए जारी है। 25 तारीख की घटना है, 2 दिन के बाद पीड़िता आई थी कल रात में और 2 दिन तक वो क्यों नहीं थी इसकी इसके संबंध में भी हम लोग छानबीन करेंगे कि क्या क्या गाँव में कोई पंचायती हो रहा था या कोई बात थी इसके संबंध में। समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड की एक बहू को राइजिंग इंडिया अवार्ड मिला। दिल्ली की प्रतिष्ठित इंद्रप्रस्थ रिसर्च संस्था की ओर से पिछले 25 अगस्त 2019 को पटना के बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विधा में अपने दम पर देश विदेश में अपनी पहचान बनाकर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले लोगों को इंडिया राइजिंग स्टार अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। इसी कड़ी में हसनपुर की बहू मीनाक्षी हिमांशु को साहित्य एवं लेखन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए इंडिया राइजिंग स्टार अवार्ड 2019 से नवाजा गया। मीनाक्षी हिमांशु हसनपुर के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु की पुत्रवधू हैं, जो वर्तमान में टीवी न्यूज ग्रुप के प्रधान संपादक चक्रपाणी हिमांशु की पत्नी हैं। गौरतलब है कि इंद्रप्रस्थ रिसर्च संस्था के द्वारा सामाजिक कार्य, साहित्य,
खेल, धर्म, विज्ञान सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान एवं कार्य करने वालों को एक लंबी प्रक्रिया और शोध के बाद इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा जाता है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।